रामायण ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा साहित्यिक ब्रह्मांड है। आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक लिटरेरी आर्कियोलॉजिस्ट की तरह इसकी खुदाई करेंगे। इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे कि ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप से ये क्या कहती है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू किया जाए। रामायण को अक्सर आदि काव्य कहा जाता है, मतलब पहली कविता, और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि। पर ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत साहित्य की परंपरा में इसे ही पहला महाकाव्य माना जाता है। और ये कोई छोटी मोटी रचना तो है नहीं, इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। ये एक विशाल ग्रंथ है जो एक पूरी साहित्यिक परंपरा की नींव रखता है। तो हमारी ये साहित्यिक यात्रा आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि महाकाव्य असल में होता क्या है। फिर इसकी कहानी के मूल ढांचे पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद हम इसकी टेक्सचुअल हिस्ट्री में उतरेंगे, मतलब इसकी बनावट को लेकर जो अकादमिक बहसें हैं उन्हें समझेंगे। फिर राम के आदर्श चरित्र को देखेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि हजारों साल बाद भी इसकी गूंज क्यों सुनाई देती है। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं, रामायण की परिभाषा। जैसा हमने कहा, इसे प्रथम कविता का दर्जा दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी साहित्यिक परंपरा की शुरुआत करती है। अब देखिए, इसके नाम में ही इसका सार छिपा है। रामायण का मतलब बहुत सीधा है, राम का आयन, यानी राम की यात्रा। ऋषि वाल्मीकि की यह रचना पूरी तरह से अपने नायक राम के सफर पर ही केंद्रित है। अच्छा, अब इसके गहरे विश्लेषण में उतरने से पहले कहानी की बुनियाद को एक बार ताजा कर लेना जरूरी है ना? तो चलिए इस महागाथा को 5 पड़ावों में जल्दी से देख लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राजकुमार राम के विवाह से, और फिर मिलता है उन्हें 14 साल का वनवास। जंगल में उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो जाता है, और यहीं से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, जो हमें धर्म और अधर्म के बीच एक महायुद्ध तक ले जाता है। और आखिर में राम की विजयी वापसी और राज्याभिषेक। बस यही वो ढांचा है जिस पर ये पूरा महाकाव्य खड़ा है। तो ये तो हुई कहानी की बात, जो हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही है। लेकिन अब असली मजा शुरू होता है। अब एक साहित्यिक जासूस की नजर से देखते हैं इसे। देखिए, ये ग्रंथ अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। इसे कब लिखा गया? क्या यह हमेशा से वैसा ही था जैसा आज हम पढ़ते हैं? बस इन्हीं सवालों से हमारी असली साहित्यिक खुदाई शुरू होती है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, रामायण आखिर कितनी पुरानी है? और इसका जवाब आपको बता दूं, कोई एक तारीख नहीं है, बल्कि कई सदियों की एक लंबी यात्रा में छिपा है। यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ तो है हमारी पारंपरिक मान्यता, जो इसे त्रेता युग की घटना मानती है, यानी लाखों साल पुरानी। और दूसरी तरफ है आधुनिक अकादमिक शोध। ये भाषा, शैली और बाकी सबूतों के आधार पर इसके सबसे पुराने हिस्सों को 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। और यही शोध हमें ये भी बताता है कि इस ग्रंथ को अपना अंतिम रूप लेने में सदियां लग गईं, शायद 3री शताब्दी ईस्वी तक। और पता है, ये जो बात है ना कि इसे लिखने में सदियां लगी, यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ज्यादातर स्कॉलर्स का यही मानना है कि रामायण एक बार में नहीं लिखी गई। मतलब इसकी एक कोर स्टोरी है, जो है कांड 2 से लेकर 6 तक। इसमें क्या है? राम का वनवास, सीता का अपहरण और रावण से युद्ध। इसे ही सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है। अच्छा, और फिर आता है पहला और 7वां कांड, बालकांड और उत्तरकांड। इनकी भाषा, इनकी शैली बाकी हिस्सों से थोड़ी अलग है, और इसीलिए ये माना जाता है कि इन्हें बाद में जोड़ा गया था। और इन बाद में जोड़े गए हिस्सों ने एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने राम के चरित्र को एक आदर्श पुरुष से बढ़ाकर भगवान विष्णु का अवतार बना दिया। तो ग्रंथ की बनावट से आगे बढ़कर अब इसके दिल, यानी इसके मुख्य पात्र पर आते हैं, राम। क्योंकि रामायण सिर्फ एक एक्शन एडवेंचर नहीं है, ये एक आदर्श इंसान की परिभाषा गढ़ने की एक जबरदस्त कोशिश है। और ये कोशिश हमें महाकाव्य की शुरुआत में ही दिख जाती है, जब वाल्मीकि ऋषि नारद से एक सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो गुणी भी हो, वीर भी हो, धर्म का ज्ञाता भी हो और अपने वचनों का पक्का भी हो। इस एक सवाल के जवाब में ही नारद राम के चरित्र का पूरा खाका खींच देते हैं।
नारद राम की 16 गुणों की एक पूरी लिस्ट बताते हैं। इनमें से कुछ हैं गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़व्रती। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक नैतिक कंपास की तरह है, एक गाइड की तरह। राम सभी का भला चाहने वाले हैं, आत्मनियंत्रित हैं और उन्होंने अपने क्रोध पर विजय पाली है। यही गुण मिलकर रामायण का नैतिक केंद्र बनाते हैं। तो हमने ग्रंथ की बनावट देखी, उसके नायक के आदर्शों को समझा, पर एक सवाल तो अब भी है कि हजारों साल बाद भी ये कहानी इतनी जिंदा क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है, इसकी अडेप्टेबिलिटी, यानी खुद को समय और संस्कृति के हिसाब से ढाल लेने की क्षमता। वाल्मीकि की संस्कृत रामायण सिर्फ एक किताब बनकर नहीं रह गई, वो एक बीज बनी जिससे अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों में नई नई रामायणें जन्मी। तुलसीदास की रामचरितमानस हो, कंबन की कंब रामायण हो या आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त का साकेत, ये सब उसी एक बीज के अलग अलग पेड़ हैं। तो कुल मिलाकर रामायण सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं है, ये एक कल्चरल ब्लूप्रिंट है। सदियों से इसने धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और आदर्श आचरण क्या है, इस पर एक पूरी सभ्यता को दिशा दी है। और इसका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, ये पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जब हम किसी कहानी को सिर्फ एक कहानी ना मानकर उसके ऐतिहासिक विकास और उसकी अलग अलग परतों को समझते हैं, तो क्या इससे उस कहानी की शक्ति कम होती है या फिर और भी गहरी हो जाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।